हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है धीरेन्द्र सरन और आपका स्वागत है माई स्टडी हब 2020 में, जो हम आपको नीट की तैयारी कराएंगे और आपको एकेडमिक तैयारी कराएंगे। हमारे तैयारी कराने का जो स्ट्रेटेजीज रहेगा कि हर एक टॉपिक को कोई भी जो बायोलॉजी में बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे। बायोलॉजी में बिल्कुल जो बेसिक होगा हम आपको वो बेसिक्स क्लियर कराएंगे। बेसिक्स क्लियर कराने के बाद हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर कराएंगे। उनके तुमको फिर हम नोट्स देंगे। नोट्स प्रोवाइड कराने के बाद हम आपको फिर टेस्ट ये प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए जरूरी होती है स्ट्रेटेजी, और वो एक बेटर वे में होना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि नीट एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, लेकिन यदि देखें उसको यदि हम सिस्टमेटिकली देखें तो बहुत आसान है। बशर्ते कि हमको अपनी बायोलॉजी को समझना है, बहुत बेटर से समझना है। बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे और तैयारी भी कराते हैं। और शुरू करते हैं बायोलॉजी। चलिए, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बेसिक से चलते चलते आगे हम डेप्थ में जाएंगे। जैसे जहां जरूरत पड़ेगी उसी तरीका से हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम शुरू करते हैं बायोलॉजी की बी से। बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी टर्म है, इस टर्म की यदि हम बात करेंगे तो बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर के बना होता है, लगभग सभी को पता है। बायो और प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का जो मतलब होता है वो होता है लाइफ, और लोगोस का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ की स्टडी, जीवन का अध्ययन। लेकिन ये जो जीवन होता है, जो लाइफ होता है, वो किस में होता है? वो लिविंग्स में होता है। किस में होता है? लिविंग्स में होता है। कोई बात नहीं, रहने दो। इसका मतलब है कि हमको जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इस विज्ञान का, इस साइंस का जो मतलब होगा वो सीधा सीधा किससे होगा? लिविंग से, यानी कि जीवों से। हमको लिविंग्स को समझना है, हमको जीवों को समझना है। चलिए बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। यदि हम बात करें, ये जो लिविंग्स होते हैं, ये लिविंग्स होते क्या है? हमको कैसे पता पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज इज लिविंग एंड कोई पर्टिकुलर थिंग इज नॉन लिविंग? तो लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और उनके बेस पर ही हम बता पाते हैं कि भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो पहली बात, लिविंग्स होंगे तो उनमें ग्रोथ होगी। लिविंग्स होंगे तो रेस्पायर करेंगे। यदि लिविंग्स होंगे रिप्रोड्यूस करेंगे। लिविंग्स हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। यदि लिविंग है तो वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमको जनरली सीखना है कि लिविंग्स क्या है। ये जो कैरेक्टर्स जिन भी चीजों में पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगी? वो लिविंग्स कहलाएंगे। और उन लिविंग्स की स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। समझे? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन लिविंग्स को देखें तो लिविंग्स को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स हैं, वो लिविंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। यदि हम उन सेल्स को देखें तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी? ये सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सेल्स की, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के बेसिक्स की। ये जो सेल्स होती हैं, ये बेसिकली यदि हम देखें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं?
टू टाइप्स की होती हैं। एक जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी टाइप की सेल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरे टाइप की जो सेल्स हैं वो हैं यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोग समझे, यानी कि जो सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। जितने भी दुनिया में लिविंग्स हैं या तो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हुए हैं या फिर वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हैं। लेकिन बात अब आगे की ये है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, हम कैसे पहचानेंगे प्रोकैरियोटिक होगी ये यूकैरियोटिक होगी। चलिए इन शब्दों को भी हम तोड़ लेते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो दो टर्म से मिला हुआ है, मिलकर के बना हुआ है प्रो और प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है पहले की अवस्था, यानी कि जब सेल्स में न्यूक्लियस वेल एडवांस नहीं बना था तो वो सेल्स कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। प्रो माने प्रिमिटिव और कैरियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये जो सेल्स होंगी, these cells are those cells which lack well advanced nucleus, मतलब जिनके अंदर बहुत अच्छा खासा न्यूक्लियस नहीं होता, वेल एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहां हम बात करते हैं यू प्लस कैरियोन। इसका मतलब क्या होता है? एडवांस या ट्रू, और कैरियोन का मतलब वही न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि इनमें वेल एडवांस्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हमको न्यूक्लियस भी देखना है, वो न्यूक्लियस कैसा होता है, वो सेल्स के इंटरनली हम झांक करके देखेंगे कि वो किस टाइप की सेल्स हैं, ये किस टाइप की सेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करता हूं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बैक्टीरिया है, और एक तरफ हम यहां पर सेल बनाते, प्लांट सेल बना लेते हैं। बस समझना है, थोड़ा सा समझे। चलिए, ये जो इसकी कवरिंग होती है सेल की, बैक्टीरिया की, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। गुड। यहां पर भी सेल वॉल है। यदि मैं इन सेल्स को एक ऐसे बर्तन की तरह मान लें, कोई हमारे पास बर्तन है, कोई यूटेंसिल है, तो हम वो खाली बर्तन ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इनमें लिक्विड भरना शुरू करता हूं। देखिए यहां पर ये मैंने फ्लूइड भरा, ये फ्लूइड भर दिया, मैं फ्लूइड यहां भी भर देता हूं। ये फ्लूइड यहां पर भी भरा हुआ है। बस थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने यहां पर भी पानी भर दिया, यानी कि फ्लूइड भर दिया, यहां पर भी हमने फ्लूइड भर दिया। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, हम साइटोप्लाज्म को भी यदि हम दो भागों में तोड़ दें तो इसका मतलब जहां भी साइटो शब्द होगा उसका मतलब होता है सेल, और जहां भी आपको प्लाज्म या प्लाज्मा या प्लाज्म शब्द तुमको मिलने को देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड या लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड तो यहां भी है, फ्लूइड यहां भी है, तो साइटोप्लाज्म यहां भी है। अभी तक तो सेम बात चल रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एक मैंने जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, उस जेनेटिक मटेरियल को हम एक थ्रेड यानी कि धागे से कंपेयर कर सकते हैं। ये धागा हमने इसके अंदर डाल दिया, जिसको जेनेटिक मटेरियल या डीएनए हम बोल देते हैं। ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बच्चों, ये जेनेटिक मटेरियल है।
ये जेनेटिक मटेरियल यहां भी होगा, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल इतना सारा है कि मैं इसको डायरेक्ट पानी में नहीं डालूंगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट नहीं डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको बॉल में बंद करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक बॉल ली और उस बॉल के अंदर मैंने इस धागे को एक जगह इकट्ठा करके ये डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर कंपेयर कीजिए, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, लेकिन यहां पर मैंने इस कांटेक्ट को अलग कर दिया, यानी कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इट इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको एक बॉल के अंदर बंद किया है, उस बॉल को हम यहां पर बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बॉल की दीवार को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने नेटवर्क लगा दिया, इस बॉल के ऊपर भी क्या किया है मैंने, नेटवर्क लगा दिया है। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स का मैंने क्या बना दिया, नेटवर्क। और इन नेटवर्क्स को, जो मेम्ब्रेन है बहुत सारी, इनको बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको ER। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, चलो वो भी मैं बता देता हूं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना, एंडो का मतलब होता है भीतरी, यानी कि इंटरनल, अंदर की ओर, और प्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब वही फ्लूइड, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाले प्लाज्म, क्योंकि हम पूरे सेल के साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक बाहर की तरफ पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म और अंदर की तरफ पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म। तो ये ER जो है ये एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे की बात करते हैं। ये अंतर समझ में आ रहा है। एक तो यहां पर ये बॉल जो थी, यानी कि ये न्यूक्लियस वेल एडवांस, जिसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो यहां ये नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है, जिसको ER बोला है, वो यहां है, यूकैरियोटिक में है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो नहीं है। आगे की बात करते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी समझ आ रहा है ना। तो गोल्जी बॉडी किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स में तो पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। हमने अभी तक देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं। प्रिमिटिव टाइप की सेल्स हैं जिनमें वेल एडवांस न्यूक्लियस नहीं है, तो ये तो न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के चारों ओर की जो दीवार है, वॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर, क्या बोल रहे हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां नहीं है, तो ये एक अंतर पता चल रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस। फिर कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर। जैसे हमने कहा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। हमने कहा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। आगे की बात, एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कहां पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। और बात करते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट भी कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं, मेम्ब्रेन से घिरी हुई हैं, इन सब स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और प्लस ये वेल एडवांस्ड न्यूक्लियस केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो बच्चों तुमको आज पता चला होगा कि जो सेल्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, और या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होगा। जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होंगे यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने हुए हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये बात समझ गए? चलिए अब हम भूल जाते हैं कि ये कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं, तो हमको एक शब्द याद रखना है, सेल्ज। CELG, सेल्ज। सी बोले तो सेंट्रोसोम, सेंट्रो गाड़ी से याद रख सकते हैं, सेंट्रोसोम। ई बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल बोले तो लाइसोसोम। जी बोले तो गोल्जी बॉडी। इसमें 2 नाम और याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर लिखे देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट। ये सारे के सारे जितने भी ये मैंने सेल ऑर्गेनल्स लिखे हुए हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ये बात समझे बच्चों? तो इसी तरीका से जो हमारा तरीका होगा तैयारी कराने का वो यही होगा कि हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करेंगे। जब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएगा तो बायोलॉजी बहुत इजी हो जाती है। और ऐसे ही तैयारी करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।